हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि साथियों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो पाएंगे इसी पैटर्न पर सवाल पूछे गए हैं पेपर में। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। देखिए आप लोग इन 50 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल करेक्ट कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर दिन और रात होने का जो है प्रमुख कारण क्या है? पृथ्वी की अपनी धुरी पर दैनिक घूर्णन गति है। ऑप्शन बी दिया है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर वार्षिक परिक्रमण गति है। ऑप्शन सी दिया है पृथ्वी की छमाही गति। ऑप्शन डी है पृथ्वी की तिमाही गति। बताएं, यानी पृथ्वी पर जो साथियों दिन और रात होता है ये किसके कारण होता है? आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए भाई, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप सभी साथियों को पता होगा पृथ्वी जो है 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक बार घूमती है, यानी इसे जो है क्या कहा जाता है? घूर्णन या रोटेशन इसे जो है साथियों कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे साथियों सवाल पूछे कि जो पृथ्वी की घूर्णन गति होती है ये किस दिशा में होती है, ध्यान रखिएगा आप लोग, पश्चिम से पूरब होती है। क्या दोस्तों? पश्चिम से पूरब होती है। याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है भाई, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर, पृथ्वी की अपनी धुरी पर दैनिक घूर्णन गति के कारण जो है दिन और रात होता है, तो वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर दूसरा देखिएगा, इसका उत्तर आप लोग करिएगा फटाफट। बताएं, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे तब उन्होंने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था? बताएं, यंग इंडिया है, इंडियन ओपिनियन है, नवजीवन है, हरिजन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहां पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिए सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे सवाल नंबर सेकंड का। बताएं, जब महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका में थे तब उन्होंने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो जो लोग जा रहे हैं इंडियन ओपिनियन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रखिएगा 1903 में जो है दक्षिण अफ्रीका में जो है इस पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी के द्वारा जो है किया गया था। इस पत्रिका का उद्देश्य साथियों क्या था? इसका उद्देश्य था भारतीयों के अधिकारों की रक्षा और नस्ल भेद का जो है विरोध। ठीक है, तो यहाँ पर भाई जो भी साथी बी ऑप्शन पर जा रहे हैं इंडियन ओपिनियन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। याद रखें, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिएगा, अच्छा साथियों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि दक्षिण अफ्रीका से जो है महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सवाल नंबर तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से किस देश को जो है सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, यहाँ पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। थाईलैंड, क्यूबा, टर्की और आपका दिया है अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ पर राइट आंसर बताएं, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई थाईलैंड पर, ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। याद रखें आप लोग, सफ़ेद हाथियों की भूमि जो है साथियों थाईलैंड को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे चौथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगाइएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में सीमांत गांधी के नाम से किस महान नेता को जो है जाना जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करिएगा। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए भाई, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बताइएगा। जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, खान अब्दुल गफ्फार खान पर, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जो है जाना जाता था। ठीक है साथियों, इनके द्वारा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया गया था। याद रखिएगा,
खुदाई खिदमतगार। कौन सा आंदोलन? खुदाई खिदमतगार आंदोलन जो है किसके द्वारा चलाया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा जो है इनके द्वारा आंदोलन चलाया गया था। ठीक है साथियों ये जो है अहिंसा के समर्थक थे और गांधी जी के जो है अनुयायी थे। और याद रखिएगा इन्हें जो है साथियों मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सीमांत गांधी भाई किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा आपके स्क्रीन पर है। भूगर्भीय संरचना के अनुसार पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड मुख्यतः किन तत्वों से निर्मित हुआ है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं लोहा और निकल पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आप सभी को पता होगा पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक भाग है वो क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। क्या? क्रोड कहलाता है। ठीक है, और क्रोड जो है साथियों ये किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है? याद रखें लोहा और निकल से जो है ये मिलकर बना हुआ है। तो आप देखेंगे जो डी ऑप्शन दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर स्क्रीन पर आपके दिया है, आंसर दीजिएगा आप लोग। मैग्नीज के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? बताइए। फ्रांस है, दक्षिण अफ्रीका है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप लोग बताएं। तो जो भी साथी यहां पर गए भाई ऑप्शन नंबर बी पर दक्षिण अफ्रीका पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, मैग्नीज के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका का है। बी ऑप्शन जो है आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है, उत्तर दीजिएगा। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जो है कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ब्राजील है, भारत है, अमेरिका है और आपका दिया है चीन। 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। आप सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। सभी लोग यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या है बताएं। चलिएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं चाइना पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में आप देखेंगे कोयले का जो सर्वाधिक उत्पादन करता है वो है आपका चाइना, पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर आता है भारत। ठीक है, पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर जो है भारत आता है। तो याद रखें आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी डी विकल्प पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा साथियों। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जो है सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल है, केरोसिन है, हाइड्रोजन है, कोयला है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग यहाँ पर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप लोग बताएं। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषण करता है? तो वो है साथियों हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहाँ पर राइट हो जाएंगे। जो भी लोग ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। सवाल नंबर 9 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है गुजरात राज्य की सांस्कृतिक पहचान का प्रमुख लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर भी कर दें और लाइक की संख्या भी बढ़ा दें। इससे क्या होगा, सभी के पास ये क्लास साथियों पहुंच जाएगी। आप जानते हैं बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है आप सभी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है गुजरात राज्य की सांस्कृतिक पहचान का प्रमुख लोक नृत्य है? तो वो हो जाएंगे यहाँ पर जो साथी जा रहे हैं डी पर, गरबा पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। साथियों जो गरबा नृत्य है याद रखिएगा आप लोग, ये गुजरात की जो है संस्कृत की पहचान है। ठीक है, और साथियों ये जो है नवरात्रि पर्व पर किया जाता है। ठीक है, और कैसे किया जाता है, ये जो है वृत्ताकार समूह में जो है नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई जो लोग जा रहे हैं डी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, गुजरात ये आपका गरबा हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है।
और आप जानते होंगे साथियों, कथक की बात करें तो ये कहाँ का है, ये उत्तर प्रदेश का है। कथकली की बात करें ये आपका कहाँ का है, ये केरल का है, ठीक है। और भांगड़ा की बात करें तो ये आपका कहाँ है साथियों, पंजाब का है, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहाँ पर सब लोग करिएगा। राइट आंसर क्या है बताएं। सन 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चलिए सही ऑप्शंस पर जाइए आप लोग और फटाफट आंसर यहाँ पर देने का प्रयास करिएगा। सही उत्तर क्या होगा बताएं। चलिए भाई, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं लॉर्ड कैनिंग पर, जो भी साथी जा रहे हैं लॉर्ड कैनिंग यानी ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। 1857 विद्रोह के समय जो है, जो भारत का गवर्नर जनरल था साथियों, वो था लॉर्ड कैनिंग। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखें, महत्वपूर्ण सवाल है, कई परीक्षाओं में ये सवाल पूछा गया है। भारत भारतीयों के लिए का प्रसिद्ध नारा जो है सर्वप्रथम किस संस्था द्वारा दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए आप लोग। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। भारत भारतीयों के लिए का प्रसिद्ध नारा सर्वप्रथम किस संस्था के द्वारा दिया गया था? तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं आर्य समाज पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। साथियों आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है दी गई थी। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत भारतीयों के लिए है यह प्रसिद्ध नारा किस संस्था के द्वारा दिया गया था? आर्य समाज के द्वारा जो है दिया गया था। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12वां देखिएगा। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के मध्य से बहने वाली प्रमुख नदी जो है कौन सी है बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर करिएगा। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के मध्य से बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, कोसी और आपका दिया है सिंधु। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहां पर कर दीजिएगा। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। चलिए सभी लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग जा रहे हैं नर्मदा पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। याद रखिएगा, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के मध्य बहने वाली जो नदी है वो है नर्मदा। साथियों नर्मदा नदी जो है, याद रखें आप लोग, ये जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। क्या भाई? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और ये जो है अरब सागर में जाकर मिल जाती है। कहाँ पर? अरब सागर में जो है जाकर मिल जाती है। और ये साथियों नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है? ये आपका अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। ये सवाल साथियों पूछा गया है कि कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो याद रखें नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और ये अरब सागर में जाकर मिलती है, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से जो है निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। गोदावरी को आप सभी जानते होंगे, इसे जो है दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण गंगा इसे कहते हैं। इसे साथियों वृद्ध गंगा भी कहा जाता है और ये दक्षिण भारत की जो है सबसे बड़ी नदी भी है। कोसी की साथियों बात कर ले अगर, कोसी को जो है बिहार का शोक कहते हैं। क्या? बिहार का शोक इस नदी को कहा जाता है और ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कोसी से भी सवाल बन चुका है, गोदावरी से भी सवाल बन चुका है, नर्मदा से भी सवाल बन चुका है पेपर में, ठीक है। तो जो भी साथी यहाँ पर गए हैं नर्मदा पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के मध्य बहने वाली जो प्रमुख नदी है वो है नर्मदा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर दे दिया गया है, उत्तर करिए। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो विधि के समक्ष समानता के अधिकार की व्यवस्था करता है? क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर आप लोग यहाँ पर बता दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए विधि के समक्ष समानता, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। चलिए तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, अनुच्छेद 14 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष जो है सभी समान है, इसका उल्लेख आप देखेंगे अनुच्छेद 14 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप जानते हैं अनुच्छेद 14 जो है साथियों मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में भारतीय संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत इसको रखा गया है और 6 मौलिक अधिकार जो है दिए गए हैं भारतीय नागरिकों को, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखें। और मौलिक अधिकार की अवधारणा जो है अमेरिका के संविधान से ली गई है। चलिएगा
चलेगा। साथियों परीक्षा तक आते आते बस आप चीज़ों को देखते हुए चलिएगा, सुनते हुए चलिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको एकदम याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करें। भारत की जो है प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित की गई थी? बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की जो है प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित की गई थी? तो वो है साथियों दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे हम लोग 15 और इसका उत्तर आप लोग करिए। भारत में स्थापित प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र, कलपक्कम दिया है और आपका रावत भाटा परमाणु संयंत्र। बताएं क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएं भारत में स्थापित प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कौन सा है? तो वो है साथियों तारापुर परमाणु संयंत्र। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना साथियों कब करी गई? 1969 में इसकी स्थापना जो है महाराष्ट्र में, कहाँ पर साथियों? महाराष्ट्र में करी गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ए विकल्प पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, आगरा नगर की स्थापना जो है निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर करिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएं आप लोग। आगरा नगर की स्थापना साथियों किसके द्वारा करी गई? सिकंदर लोदी के द्वारा करी गई। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब? 1504 ईस्वी में। कब साथियों? 1504 ईस्वी में। ठीक है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, भारत के जो है राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित सत्यमेव जयते वाक्यांश जो है किस उपनिषद से जो है लिया गया है? बताइए। चलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देने का आप लोग यहाँ पर प्रयास करें। आपका सही उत्तर क्या है बताएं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे जो है अंकित सत्यमेव जयते वाक्यांश किस उपनिषद से जो है लिया गया है? साथियों जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है उसका नाम क्या भाई? अशोक स्तंभ। आप जानते होंगे भाई, अशोक स्तंभ जो है इसका नाम है। और इसके नीचे आप देखेंगे सत्यमेव जयते लिखा हुआ मिलता है। इसका अर्थ होता है सदा सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, और इस किस लिपि में लिखा गया है साथियों? इसे जो है देवनागरी लिपि में लिखा गया है। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में लिखा गया है। और ये सत्यमेव जयते साथियों मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, सम्राट अशोक के शिलालेख मुख्यतः जो है किस लिपि में लिखे गए थे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कर लीजिएगा आप लोग। अशोक के जो शिलालेख है ये मुख्यतः किस लिपि में लिखे गए हैं? बताएं आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सब दोस्त बताएं भाई। जो लोग जा रहे हैं ब्राह्मी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं ये ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और साथियों अशोक के जो शिलालेख हैं सबसे पहले जो है किसके द्वारा पढ़ा गया था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है सबसे पहले जो है पढ़ा गया था। अगला सवाल ये रहा, बिहू उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख पर्व है? बताइए। असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर कर दीजिएगा। राइट आंसर क्या है बताएं। साथियों बिहू जो है याद रखें आप लोग, बिहू जो है ये असम का, कहाँ का? असम का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, और ये साथियों कृषि आधारित पर्व है। कैसा पर्व है? कृषि आधारित पर्व है। तो जो लोग जा रहे हैं असम पर, ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर यहाँ पर दिया 20, इसका उत्तर आप लोग करिएगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर आप लोग करिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल साथियों ये आपका कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर बता दीजिए आप लोग। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर बताएं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
साथियों 1944 में जो है रेडियो प्रसारण से जो है सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को जो है राष्ट्रपति कहा था। क्या कहा था? राष्ट्रपिता। माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति नहीं भाई, राष्ट्रपिता। ठीक है, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। और आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जी जो है, इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण नारा दिया गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ये जो है आज़ाद हिंद फौज के जो है प्रमुख नेता थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग बताइएगा साथियों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि गांधी जी को जो है महात्मा किसने कहा? ठीक है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? देखते हैं ऐसे कितने दोस्त हैं जिसका आंसर करेक्ट आता है। अगला सवाल, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है कहां पर किया गया था? बताइए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है कहां पर किया गया था? चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। जो लोग यहां पर जा रहे हैं लंदन, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930 में, 31 में, 32 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर यहां पर देखेंगे 23। लौह पुरुष की उपाधि से भारत में जो है किस नेता को संबोधित किया जाता है? 23 का आंसर दीजिएगा। चलिए, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। तो लौह पुरुष की उपाधि से जो है भारत में किस नेता को संबोधित किया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप देखेंगे साथियों, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात में, ये प्रतिमा जो है किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें जो है लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, महात्मा गांधी को जो है अधनंगा फकीर किसके द्वारा कहा गया था? 24 का उत्तर दीजिए। महात्मा गांधी को जो है अधनंगा फकीर किसके द्वारा कहा गया था? आपका सही आंसर क्या है? जो लोग जा रहे हैं विंस्टन चर्चिल पर, ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग यहां पर गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 25। इसका उत्तर आप लोग करिएगा। आपस में जुड़े हुए द्वीपों के समूह को भौगोलिक दृष्टि से क्या कहा जाता है? चलिए, 25 का राइट आंसर आप लोग यहां पर दीजिएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए भाई, 25 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहां पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास कर देंगे भाई। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देख लीजिएगा, भारतीय राज्यपाल का कार्यकाल जो है सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? बताइए। चलिए, 26 का राइट आंसर बताइए। भारत के राज्यपाल का जो है कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ये भी पॉइंट याद रखें, पेपर में पूछा गया है। अगला सवाल, पंजाब केसरी के नाम से जो है कौन प्रसिद्ध है? 27 का आंसर दीजिएगा। चलिए भाई, पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सही आंसर आप लोग यहां पर कर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो लोग यहां पर जा रहे हैं लाला लाजपत राय पर, ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर तो सभी को पता होगा भाई। राष्ट्रीय जनगणना भारत में जो है कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित की जाती है? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आप लोग यहां पर बताएं। चलिए साथियों, जनगणना जो है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? क्या आप बता सकते हो? सब लोग आंसर यहां पर दीजिएगा। साथियों, आप देखेंगे प्रत्येक 10 वर्ष पे जो है जनगणना होती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार जो है जनगणना कब हुई थी? 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। ठीक है, नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी? 1881 में जो है नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, देखिए 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछेगा कि पहली बार जनगणना कब हुई थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तब आप कहिएगा 1872 में। ठीक है, नियमित जनगणना यानी प्रत्येक जो 10 वर्ष पे जनगणना होती है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1881 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और जनगणना जो है साथियों ये आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखें। अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? 29 का आंसर कर दीजिएगा।
और किस लिए फेमस है, ये भी सवाल जो है पेपर में बन चुका है। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं असम पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम राज्य में स्थित है और ये जो है एक सींग वाले गंडे के लिए फेमस है। किसके लिए? एक सींग वाले गंडे के लिए फेमस है। अगला सवाल, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ा दो, ठीक है। अच्छा, आप बोलते होंगे कि सर बार बार बोलते हैं लाइक के लिए। देखिएगा, इससे साथियों क्या होता है, हमारा कोई इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो जाता है, बल्कि ये है कि ये क्लास जो है सभी स्टूडेंट के पास पहुंचती है और ढेर सारे स्टूडेंट देखते हैं, तो हमें भी जो है हमारा भी मनोबल बढ़ता है, ठीक है। आपके लिए बेहतर कंटेंट लाते हैं, मेहनत करके लाते हैं भाई, तो आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर आप लोग लाइक कर दिया करिए और शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है भाई। और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक हम आपके साथ एक बेहतर कंटेंट के साथ बने रहेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताएं। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित था? तो वो है साथियों आपका डेयरी विकास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये साथियों श्वेत क्रांति से जुड़ा हुआ है, आप जानते हैं श्वेत क्रांति से जो है ये जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 31, इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। बताइए, धान की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? बताइए, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, बलुई मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया है 31, इसका उत्तर आप लोग करिएगा। बताइए। चलिए भाई, अगर आप लोग साथियों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो काली मिट्टी जो होती है आप जानते हैं ये जो है कपास की खेती के लिए बेहतर मानी गई है, और दोमट मिट्टी यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें आप लोग। अगला सवाल, हृदय की धड़कन को तीव्र करने वाला प्रमुख हार्मोन जो है कौन सा होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर यहाँ पर करिएगा। चलिए, हृदय की धड़कन को तीव्र करने वाला प्रमुख हार्मोन कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं थायरॉक्सिन पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। भारत में जो है हरित क्रांति का श्रेय किस प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक को दिया जाता है? 33 का उत्तर बताएं। चलिएगा, भारत में जो है हरित क्रांति का श्रेय किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो आप जानते होंगे साथियों MS स्वामीनाथन को। ए ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला है, राणा प्रताप सागर परियोजना मुख्यतः जो है किस प्रकार की ऊर्जा से संबंधित है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और आपका है नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 34, राणा प्रताप सागर परियोजना किससे संबंधित है साथियों? ये आप देखेंगे जल विद्युत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया है दोस्तों, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी यानी अपसौर जिसे कहा जाता है, यानी साथियों पृथ्वी और सूर्य के बीच जो अधिकतम दूरी होती है इसे अपसौर कहते हैं। क्या? अपसौर कहते हैं। और पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो कम से कम दूरी होती है, छोटी दूरी जो होती है, उसे उपसौर कहा जाता है। क्या? उपसौर कहा जाता है। तो साथियों ये अपसौर की घटना जो है कब होती है, आप लोग यहाँ पर बता सकते हो। अपसौर की घटना कब होती है, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है अधिकतम दूरी किस दिन होती है? तो याद रखें ये आपका 4 जुलाई को होती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, उपसौर साथियों कब होता है, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है न्यूनतम दूरी कब होती है? तो ये आपका साथियों 3 जनवरी को होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, गायत्री मंत्र जो है किस वेद से लिया गया है? बताइए। 36 का आंसर यहाँ पर कर सकते हो आप लोग। गायत्री मंत्र जो है किस वेद से लिया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या भाई? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है, हिंदी भाषा सामान्यतः किस लिपि में लिखी जाती है? बताइएगा। 37 का आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हो, सभी को पता भी होगा, बताएं। चलिए, आपका सही आंसर क्या है? जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, देवनागरी पर, वो बिल्कुल राइट है। बिल्कुल बेसिक सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता किस विद्वान ने प्राप्त की थी? तभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। चलिए, आपका राइट आंसर क्या है बताएं। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं जेम्स प्रिंसेप पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ब्राह्मी लिपि सबसे पहले जो है किसके द्वारा पढ़ी गई थी? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है साथियों 1837 में। कब? 1837 में जो है इनके द्वारा पढ़ा गया था। अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 39 का आंसर करें। चलिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साथियों प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस
28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया किसके द्वारा संचालित की जाती है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया किसके द्वारा संचालित की जाती है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, संसद, लोकसभा। चलिए, महत्वपूर्ण सवाल है, ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, संसद। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ें। आप जानते होंगे साथियों, भारत के राष्ट्रपति को जो है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है और महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? 41 का राइट आंसर बताएं आप लोग। चलिए, सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? भाग 3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में आप देखेंगे जो मौलिक अधिकार हैं, ये आपका भाग 3 में इसका वर्णन किया गया, अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत रखा गया है। और कहाँ से लिया गया मौलिक अधिकार? यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला सवाल, भारतीय संविधान में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस भाग में निहित है? 42 का आंसर बताइए। राज्य की नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो आप जानते होंगे साथियों, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, भाग 4 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राज्य की नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा जो है आयरलैंड के संविधान से ली गई है और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। और अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तब आप कहिएगा 36 से 51 के तहत इसको रखा गया है। ठीक है, और इसकी स्थापना आप जानते होंगे साथियों, इसका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या भाई? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जो है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का जो है उद्देश्य है। अगला सवाल, संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 43 का उत्तर यहाँ पर आप लोग कर दीजिएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा, वहाँ पर क्वेश्चन जो है बहुत सारे क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे, वन लाइनर। ठीक है, 43 का आप लोग आंसर बताएं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप जानते होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा, अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी साथियों? 9 दिसंबर 1946 को जो है प्रथम बैठक हुई थी। और इस प्रथम बैठक में जो है संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे, याद रखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था, यानी एडॉप्ट कब किया गया था? 44 का उत्तर आप लोग यहाँ पर छाप दीजिए, बताइए भारतीय संविधान को अपनाया यानी एडॉप्ट कब किया गया था? 44 का राइट आंसर बताइए आप लोग। चलिए, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं 26 नवंबर 1949 पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, 26 नवंबर को जो है भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा एडॉप्ट यानी अंगीकार किया गया, यानी अपनाया गया। और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान पूर्ण रूप से जो है लागू हुआ था। ठीक है, आप जानते होंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान में जो है आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? 45 का उत्तर आप लोग यहाँ पर कर दीजिएगा। भारतीय संविधान में जो है आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से जो है प्रेरित है? तो आप जानते होंगे भाई, जर्मनी से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपातकाल संबंधित प्रावधान जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान में आप देखेंगे 3 प्रकार के आपातकाल दिए हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक है आपका साथियों राष्ट्रीय आपात, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात को रखा गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद 356 में किया गया है। उसके बाद आपका आता है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात का उल्लेख आप देखेंगे अनुच्छेद 360 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, जो लोग ऑप्शन नंबर सी पर यहाँ पर जा रहे हैं, जर्मनी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? 46 का आंसर आप लोग बता दीजिएगा। चलिए, 46 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दीजिएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? चलिए फटाफट आप लोग उत्तर दें। जो लोग जा रहे हैं अनुच्छेद 368 में, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे 47। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? बताएं। चलिए,
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। साथियों 3 शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। कब? 1976 में। कब साथियों? 1976 यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है? सिर्फ एक बार जो है साथियों संशोधन किया गया है। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। वो बिल्कुल भाई होशियार है, उनकी तैयारी बहुत बेस्ट तरीके से चल रही है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर करें। भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, और इसका उल्लेख जो है किस आर्टिकल में किया गया है? आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए सभी लोग बता दीजिए फटाफट। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अगर बात करें साथियों यहाँ पर जो है उच्च सदन की, तो वो है आपका राज्यसभा। राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है। इसका उल्लेख आप देखेंगे अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है, और इसे साथियों अस्थायी सदन भी कहा जाता है। अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि साथियों राज्यसभा को जो है कभी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का जो है इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखें। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारतीय संसद के उच्च सदन किसे कहते हैं भाई? राज्यसभा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और लोकसभा को आप जानते होंगे साथियों, इसे निम्न सदन कहते हैं। क्या भाई? निम्न सदन। अगला सवाल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है कौन करता है? 49 का उत्तर आप लोग करिएगा। चलिए 49 का राइट आंसर आप लोग बता दीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं कैग, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं, कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कैग कहिए या महालेखा नियंत्रक, महालेखा परीक्षक कहिए, बात एक ही है। ठीक है साथियों, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। बी ऑप्शन राइट है। और ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 50, और ये लास्ट सवाल है। आप जानते हैं जो लास्ट क्वेश्चन होता है इसका आंसर आपके द्वारा देना होता है। इससे ये पता चलता है कि ऐसे कितने साथी जो पूरे पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ अंत तक क्लास में बने रहते हैं। और साथियों विश्वास मानिएगा, ट्रस्ट करिएगा हमारे ऊपर। अगर साथियों आप लोग इन सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं अच्छे तरीके से, आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी, बेहतरीन स्कोर होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर दीजिए। भारतीय संविधान के अनुसार जो है भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया है? एकात्मक, संघीय, धर्म, तंत्र, राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर दीजिएगा। देखते हैं ऐसे कितने साथी हैं जिसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आता है। ठीक है, तो ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। जो लोग चैनल पर नए हैं भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी वीडियोस, जो भी क्लासेस अपलोड की जाएंगी वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। और जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक हम आपके साथ बेहतर कंटेंट के साथ बने रहेंगे। अभी और भी बेहतर कंटेंट आपको देने हैं, इसी तरीके से आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और जो क्लास की टाइमिंग होती है सुबह 11:30 बजे क्लास की टाइमिंग होती है, दोपहर को 3 बजे होती है, रात को 8:30 बजे। ये 3 क्लासेस जो है हमारे द्वारा अभी प्रोवाइड की जा रही हैं फिलहाल। ठीक है, आपका कोई डाउट होता है 9415768259 पर आप हमें जो है व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कोई अगर आपका डाउट होता है क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।